हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस के अनुसार। सिलेबस में आखिरी पॉइंट लगा हुआ है, झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। तो हमारे दिमाग में आया कि झारखंड पर हमने अलग अलग वीडियोज लेक्चर आप सभी को उपलब्ध कराए थे। उसी क्रम को अब दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी भी लगातार चलती रहे और यहाँ पर भी आपको कुछ मैटर मिलते रहे, जिससे कि आप तनाव में न हो। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने शुरुआत की है कि झारखंड की भाषाओं और बोलियों को देखा जाए कि कौन कौन सी वहाँ पर भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, तो झारखंड के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये आसान होगा ही। जो विद्यार्थी बाहर के हैं और झारखंड पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मोटे तौर पर झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों का परिचय प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने झारखंड का एक मैप आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। मैप इसलिए प्रस्तुत किया गया है ताकि आपके दिमाग में झारखंड की स्थिति भारत में कहाँ पर है वो आ जाए, और उसके अतिरिक्त झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से वो भी दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर हम भाषाओं और बोलियों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि झारखंड के उत्तर में बिहार है, और जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड बिहार से ही 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को कट कर अलग हुआ था। ठीक है, अगर देखा जाए तो झारखंड के उत्तर में बिहार है और बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जितनी भी भाषाएं बिहार में बोली जाती हैं या फिर बोलियां बोली जाती हैं, उसका कहीं न कहीं प्रभाव हमारे झारखंड राज्य पर भी होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो कहीं न कहीं इन दोनों राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों का प्रभाव झारखंड के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि जो बोली होती है वो, जैसे आप माला देखे होंगे, तो फूलों का एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ाव होता है तभी माला बनती है। उसी तरीके से भाषाओं का भी एक दूसरे से, बोलियों का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। भले हम राज्यों को सीमाओं में बांट दें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक दूसरे से गुथी होती हैं, उसमें भाषा और बोली को रखा जा सकता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे ये चीजें बैठना शुरू हो गई होंगी कि जो झारखंड है उसके उत्तर में बिहार है, और बिहार की जो भाषा और बोली होगी वो झारखंड को भी प्रभावित करती होगी, क्योंकि पहले ये दोनों राज्य एक ही थे। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मैंने बात की, तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसको कि हम पूर्वांचल कर सकते हैं, तो उस वहां पर जो बोली जाने वाली बोलियां या फिर भाषाएं हैं, उसका प्रभाव थोड़ा बहुत झारखंड पर पड़ेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरब में, झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल है, तो बांग्ला भाषा का भी प्रयोग और झारखंड में थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता होगा, इसका प्रभाव दिखेगा आपको। और उड़ीसा दिया गया, ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा है, तो उड़िया भाषा का भी प्रभाव थोड़ा बहुत झारखंड पर दिखाई पड़ेगा। तो मोटे तौर पर आपके दिमाग में झारखंड के पड़ोसी राज्यों का भी एक मैप बन गया होगा, और वहां पर कौन कौन सी बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं जो कि झारखंड को प्रभावित करती होंगी। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसा कि बिहारी भाषा, अगर हम हिंदी उपभाषाओं की बात करते हैं तो एक बिहारी उपभाषा की भी चर्चा की जाती है, जिसमें कि मगही, भोजपुरी और मैथिली का नाम आता है। साथ में उसमें भी उपभाषाएं हैं, ठीक है, उपशाखाएं हैं, तो उसमें अंगिका इत्यादि का नाम आ जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी भाषाएं जो भी हैं, बोलियां हैं, वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत ही शामिल हो जाती हैं। और यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ी जो देख रहे हैं वो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और मैंने सूत्र भी आप सभी को बताया था, ABC। तो मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे कि झारखंड किन राज्यों से घिरा हुआ है, और वहां पर बोली जाने वाली जो भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो झारखंड को प्रभावित करती हैं। तो अब चलते हैं, सीधे बात करते हैं कि विशुद्ध तरीके से झारखंड में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं या भाषाएं हैं, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन कौन सी।
तो हमने झारखंड को मैप से बता दिया आपको, और छोटा बहुत कुछ इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि झारखंड भारत का राज्य है, इसकी राजधानी रांची है। ठीक है, ये किन किन राज्यों से घिरा हुआ है मैंने बता दिया। झारखंड की जब भी चर्चा की जाएगी तो छोटा नागपुर पठार का जिक्र बार बार आएगा। अगर आप सभी थोड़ा भूगोल इत्यादि पढ़े होंगे तो भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर छोटा नागपुर पठार का जो एरिया है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है, यानी झारखंड उसी पठार पर ही स्थित है। और जैसा कि मैंने बताया कि बिहार से अलग हुआ है। अगर झारखंड के कुछ बड़े शहरों की बात करें तो धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और रांची का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो मुख्य बातें हो गई झारखंड से रिलेटेड। अब हम बोलियों पर बात करते हैं। एक बोली है इसमें भूमिज, इसको आप नोट कर सकते हैं कि इसका संबंध किससे है। भूमिज ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं से जुड़ी हुई है, जो कि मुंडा उपपरिवार की प्रमुख भाषा के तौर पर जानी जाती है। भूमिज झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भूमिज जनजाति द्वारा बोली जाती है। वैसे भी आप झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम सुनेंगे तो वो आदिवासी बहुल एरिया है। ठीक है, तो जितनी भी वहां पर जनजातियां हैं उनकी भी अपनी बोली है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है। ठीक है, तो भूमिज एक जनजाति है जिसका विस्तार झारखंड में भी है, ओडिशा में भी है और पश्चिम बंगाल में। इसीलिए मैंने शुरू में आप सभी को मैप से बताया कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई बार बार किन किन शब्दों का प्रयोग होता रहेगा। तो भूमिज जो कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं के परिवार से रिलेटेड है, उसमें जो मुंडा भाषा है, परिवार है, उससे इसका जुड़ा हुआ है। मुंडा शब्द का जब भी प्रयोग होगा तो यहाँ पर एक झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था अर्जुन मुंडा, यानी कि अर्जुन मुंडा मुंडा समुदाय से थे, यानी कि जो भी भूमिज जनजाति है वहां से रिलेटेड रहे होंगे। तो मुंडा का जब भी जिक्र होगा तो आपको ध्यान में रखना है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। ठीक है, और जो भूमिज जनजाति द्वारा बोली जाती है मुंडा उप परिवार से है। तो भूमिज एक शब्द को आप जरूर ध्यान में रखिए कि ये झारखंड से रिलेटेड है। वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास लोग भूमिज भाषा का या बोली का प्रयोग करते हैं। इसको होड़ो भाषा या ठार भाषा भी कहा जाता है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि अगर आ जाए कि होड़ो भाषा या फिर ठार भाषा का संबंध किस बोली से या किस भाषा से या फिर किस राज्य से संबंधित है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये झारखंड और भूमिज जनजाति से जुड़ा हुआ है। भूमिज जो भाषा रही है 1981 से 1992 के बीच में गुरु महेंद्र नाथ सरदार द्वारा एक लिपि का विकास किया गया जिसका नाम है अल अनल लिपि। ठीक है, पहले ये भाषा मौखिक रूप से बोली जाती थी, यानी कि वाचिक रूप से बोली जाती थी, इसको लिखा नहीं जा सकता था। लेकिन महेंद्र नाथ सरदार ने अपने प्रयास के माध्यम से एक लिपि बनाई जिसका नाम है अल अनल लिपि। फिर बाद में ये मौखिक से लिखित रूप में लिखी जाने लगी, और बाद में कुछ जो भी इसके उपयोग करता थे वो बंगाली, उड़िया और देवनागरी में भी इसको लिखने का प्रयास किए। तो भूमिज जो पहली यहाँ पर बोली थी झारखंड से रिलेटेड, उसकी जो मुख्य मुख्य बातें थी आप धीरे धीरे समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना है कि भूमिज जनजाति तो है ही, इसके अतिरिक्त मुंडारी और संताली। संथाली कई जगह संथाल शब्द भी रखा जाता है, संथाली बोला जाता है। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, और मुंडा भी इसी से जुड़े हुए हैं। तो संथाल संथाली दोनों शब्द एक ही हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को अपने दिमाग में रखिए ताकि परीक्षा में अगर विकल्प के तौर पर थोड़ा बहुत भिन्नता के साथ आए तो आप तुरंत कैच कर लें वहां पर। अब बात करते हैं दूसरी जो मुख्य भाषा बोली है वो है हो। बहुत देख रहे हैं छोटा सा शब्द है यहाँ पर हो। इसका भी संबंध ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से है। इसको कोल या मुंडा शाखा की एक भाषा के तौर पर जाना जाता है जो भूमिज और मुंडारी भाषा से ही संबंधित है। हो भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती है। हो को कोल आदिवासी समुदाय से भी जोड़ा जाता है। तो पूरा आप देखेंगे कि जब झारखंड में भाषाओं और बोलियों का अध्ययन करेंगे तो कहीं न कहीं उसमें जनजातियों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक ठीक है, क्योंकि हर जनजाति की अपनी विशिष्ट भाषा और बोली है, उसी के आधार पर इनका नामकरण भी हुआ है। तो हो जो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से रिलेटेड है। मुंडा उपभाषा की एक ये शाखा के तौर पर है, और इसका जो क्षेत्र है
झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम, उड़ीसा इत्यादि में बोली जाती है। यहाँ पर कोल समुदाय को जरूर ध्यान में रखिए कि आदिवासियों का एक समुदाय है कोल, जो कि हो भाषा से या बोली से जुड़े हुए हैं। ये बोली कहाँ पर ज्यादातर बोली जाती है? झारखंड के सिंहभूम इलाके में ज्यादा बोली जाती है। और सिंहभूम जब आप भूगोल पढ़े होंगे तो ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर सीमेंट इत्यादि, या फिर ये मेरे कहने का मतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र है सिंहभूम, ठीक है। उसी एरिया में ज्यादातर ये भाषा बोली जाती है। इसको झारखंड की दूसरी राजभाषा के तौर पर भी शामिल किया गया है। एक तो हिंदी है ही, इसके अतिरिक्त दूसरी जो राजभाषा के तौर पर है वो है हो भाषा, ठीक है। हो भाषा को लिखने के लिए वारंगछिति लिपि का उपयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार या खोज कोल लकोबोद्रा द्वारा किया गया था। ओट कोल लाकोबोद्रा खुद को कोल मानते थे, इसीलिए नाम के आगे कोल शब्द जुड़ा हुआ है। इसका प्रमाण आपको उनकी लिखी गई बहुत सी किताबों में मिल जाएगा। तो हमने अब तक दो बोलियों के बारे में बात की। इसके पहले की जो बोली थी भूमिज, उसको वो भी पहले मौखिक रूप में थी, बाद में इसका लिखित रूप हो गया। हो में भी आप देख रहे हैं कि एक इसका विस्तृत क्षेत्र है। ये झारखंड की दूसरी राजभाषा के तौर पर भी जानी जाती है। और इसकी जो लिपि है वो है वारंगछिति लिपि, ठीक है। जैसे हिंदी की देवनागरी है वैसे ही इसकी लिपि अलग है। तो ध्यान में रखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे, ठीक है। हालांकि जो इसकी लिपि है वो तो अलग है, लेकिन इसको देवनागरी, रोमन, उड़िया और तेलुगु लिपि में भी लिखा जाता है। तो बदलते हुए समय में अब लिपियों का भी उतना बहुत खास अंतर नहीं रहा है। जैसे कि हम लोग भी कई बार मैसेज करते हैं तो हिंदी की बातें रोमन लिपि में प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है, जबकि देवनागरी में होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा ये अंतर मिटता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय जो भाषाएं और बोलियां हैं उनमें भी लिपियों का कुछ न कुछ लिप्यांतरण इधर उधर किया जा रहा है। फिर भी हो जो भाषा बोली है उसके बारे में मोटे तौर पर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठ गई होंगी। आगे बात करते हैं, अगली जो बोली है उसका नाम है खड़िया। खड़िया आमतौर पर पूर्वांचल में देखेंगे तो इसको चाक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग जिससे कुछ लिखते थे पहले ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन यहाँ पर खड़िया जो बोली है एक भारतीय भाषा के तौर पर है। और इसका भी संबंध ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं से है, जो कि मुंडा शाखा की एक सदस्य है। अब ध्यान में रखना है कि मुंडा परिवार की जब भी बात की जाएगी तो आप उसको ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से जोड़कर देखेंगे। जैसे हिंदी की बात आती है तो उसको हम कहते हैं भारोपीय परिवार, ठीक है। लेकिन जब भी मुंडा की बात आएगी तो वो भारोपी परिवार से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं की परिवार से जुड़ी हुई है, और मुंडा इसकी एक सदस्य के तौर पर है। खड़िया जो है इसी से जुड़ी हुई है। भारत में झारखंड के अतिरिक्त ये पूर्वी क्षेत्रों के अलावा नेपाल इत्यादि में भी कहीं कहीं बोली जाती है। इसका संबंध जुआंग भाषा से माना जाता है, उसके निकट है। और ये भाषा जैसे विकसित हुई है, पहले योगात्मक रूप में थी, बाद में वियोगात्मक के रूप में आ गई। अब ये योगात्मक जिसको कि संयोगात्मक भी कहा जाता है और अयोगात्मक को वियोगात्मक भी कहा जाता है। जैसे कि हमने भाषा पर आप सभी को पुरानी वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि संयोगात्मक जैसे संस्कृत जो भाषा है उस संयोगात्मक ढंग से उसमें विभक्तियों को एक ही में मैच कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई मंत्र आप पढ़ेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो एक ही में जुड़ा हुआ है विभक्ति इत्यादि सब। लेकिन जब इसको हम अलग करके पढ़ते हैं, जैसे कि राम घर जाता है, तो राम घर जाता है सब अलग अलग हुआ। संस्कृत में राम गच्छति, तो सब एक ही में मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो यही है संयोगात्मक और वियोगात्मक। जब विभक्तियों को तोड़कर अलग अलग लिखा जाता है तो वियोगात्मक अपभ्रंश से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो खड़िया को ध्यान में रखिए कि ये भी झारखंड से रिलेटेड भाषा है, बोली है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगली जो बोली है उसका नाम है खोरठा, जिसको कि खोरथा या खोट्टा भी कहा जाता है। इस पर वैकल्पिक रूप से पूर्वी मगही के रूप में इसका वर्गीकृत किया गया है। मगही का जब भी प्रयोग किया जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत बिहारी हिंदी आना चाहिए। इसीलिए शुरुआत में मैंने मैप के माध्यम से झारखंड का परिचय कराया था, क्योंकि बार बार इन शब्दों का प्रयोग होगा। तो बिहारी हिंदी में मगही का प्रयोग होता है। तो खोरठा जो है, यानी कि आप देखेंगे कि ये झारखंड का उत्तरी हिस्सा होगा, उधर ही बोली बोली जाती है, ठीक है।
और यहाँ पर बताया गया कि उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खोरठा बोली का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। खोरठा ऐसा माना जाता है कि न केवल सदानों द्वारा बोली जाती है बल्कि आदिवासियों द्वारा बोले जाने में एक संपर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सदानों, आप अगर झारखंड से जुड़े होंगे तो वहां पर एक जनजातीय या फिर समूह का नाम है सदान, ठीक है। तो खोरठा का प्रयोग वो लोग ज्यादातर करते हैं, बल्कि इसका इतना विस्तार है कि ये संपर्क भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे हम अगर कहीं भारत में जाते हैं तो दो ही भाषाओं का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, या तो हिंदी का प्रयोग करेंगे या तो फिर अंग्रेजी का। तो ये दोनों भाषाएं एक तरीके से देखा जाए तो संपर्क भाषा के रूप में, बाकी तो अलग अलग क्षेत्रीय बोली भाषा है, ठीक है। तो झारखंड में जब आप जाएंगे तो खोरठा एक ऐसी भाषा है जो कि संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। और ये भी आगे पॉइंट बताया गया है कि ये झारखंड की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। पूछा जा सकता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा या बोली कौन सी है, तो खोरठा का नाम तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि दो प्रमंडलों में ज्यादातर ये बोली जाती है, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना, ठीक है। तो लगभग बताया गया कि झारखंड में 24 जिले हैं, उसमें से 15 जिलों में यही भाषा बोली जाती है। हालांकि ध्यान में आपको रखना है कि इसके पहले हमने बताया कि एक भाषा जो है वो द्वितीय राजभाषा के तौर पर झारखंड में है, वो आपके दिमाग में होगी। लेकिन खोरठा आप देख रहे हैं कि भले 24 जिलों में से 15 जिलों में बोली जाती है, ये एक संपर्क भाषा के रूप में ही इसको रखा गया है, ठीक है। तो खोरठा को ध्यान में रखिए। इसके बाद जो बोली और भाषा है उसका नाम है कुड़माली भाषा, जो कि बिहारी भाषा समूह से संबंधित है। इंडियो आर्यन भाषा यानी भारतीय आर्य भाषा का नाम आप बार बार हम लोग पढ़ते हैं कि प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। तो कुड़माली जो है वो इंडो आर्यन भाषा से जुड़ी हुई है। इसका जो क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार के अलावा उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी मालदा एक जगह बताई जा रही है, जिस जो जगह आम के लिए ज्यादा, क्योंकि आम का इस समय सीजन भी चल रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे कि उस एरिया में कुड़माली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बिहार में तो थोड़ा बहुत इसका प्रयोग होता है। बाकी झारखंड के रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, सिंहभूम, जामताड़ा, देवघर में ये बोली बोली जाती है, जो है कुड़माली। अब देवघर है, सावन का महीना जब शुरू होता है तो कांवड़िए सब जाते हैं देवघर। तो अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि उस एरिया में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो वहां पर जो बोली बोली जाती होगी वो कुड़माली भाषा का प्रयोग किया जाता होगा। यह भाषा कुड़मी महतो की मुख्य भाषा मानी जाती है, लेकिन अब ये वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो प्रयोग है धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है। इसमें अन्य जातियां या जनजातियां जो हैं वो भी अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में भाषाएं धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, उनको बांध कर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। और जो कुड़माली भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके साहित्य भी मिलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुड़माली अभी तक जितने बोलियों और भाषाओं का हमने आपको परिचय दिया है, उसमें साहित्य की जब भी बात की जाएगी तो इसमें कुड़माली आप देख रहे हैं कि इसमें बांग्ला और उड़िया के साहित्य भी मौजूद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुड़माली चर्यापद की भाषा के सबसे निकट है। जब भी चर्यापद की बात आएगी तो तुरंत आपके दिमाग में हिंदी साहित्य का आदिकाल आ गया होगा। वहां पर नाथ सिद्धों का जो साहित्य है उसमें कुछ सिद्ध कवि हैं जिन्होंने कि चर्यापदों की रचना की। आप चाहें तो कमेंट्स कर बता सकते हैं कि चर्यापद किसकी रचना रही। कुड़माली को वहां से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ चर्यापद जो है वो कुड़माली भाषा के नजदीक है। व्यापार की दृष्टि से इस बोली को पंच परगनिया भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह 5 परगनों में बोली जाने वाली भाषा है। तो पूछा जा सकता है सवाल कि पंच परगनिया किस बोली को कहा जाता है, तो तुरंत आप बता देंगे कि कुड़माली भाषा को कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि ये 5 परगनों में बोली जाती है। तो उम्मीद है कि कुड़माली भाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस एरिया में बोली जाती है, अब किस लिपि में लिखी जाती है, इसमें साहित्य भी लिखा गया है, और इसको पंच परगनिया भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बोली के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं कुड़ुख। कुड़ुख झारखंड की एक तरीके से मेरे हिसाब से पहचान है, क्योंकि हमारे साथ
हमारी एक क्लासमेट पढ़ती थी, उनकी मम्मी कुड़ुक भाषा में पीएचडी की हुई थी। ठीक है, तभी से मुझे ये समझ में आया कि कुड़ुक झारखंड एक भाषा या बोली के तौर पर है, इसमें भी उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। कुड़ुक या कुरुख एक भाषा है जो कि भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। आप देख रहे हैं केवल झारखंड में ही नहीं है बल्कि अन्य देशों में भी इसका प्रभाव है। भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा ये बोली जाती है। एक क्रिकेटर थे वरुण एरोन करके, ठीक है, वो ऐसा माना जाता है कि उराव जनजातियों से, ठीक है। तो वहां पर ही कुड़ुक भाषा का प्रयोग किया जाता है या फिर ये बोली बोली जाती है। और रांची विश्वविद्यालय में शायद इसकी पढ़ाई भी होती है, क्योंकि जिस पीएचडी का मैंने जिक्र किया है वो वहीं से पीएचडी की हुई है, कुड़ुक में। पहली महिला है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इनकी बेटी हम लोगों की क्लासमेट थी, ठीक है। कुड़ुक भाषा का संबंध द्रविड़ परिवार से जोड़ा जाता है। इसको उराव भाषा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। छत्तीसगढ़ में बसने वाली उराव जाति की बोली को कुरुख कहते हैं। इस भाषा में तमिल, कनारी भाषा के शब्दों की अधिकता है। कुड़ुक भाषा को पश्चिम बंगाल में राजकीय भाषा के रूप में सन 2018 में स्वीकृति मिली थी। तो कुड़ुक जिसका कि जिक्र हम झारखंड के संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया पश्चिम बंगाल में। तो इसके महत्व को आप समझ रहे होंगे। तो कुड़ुक जब भी चर्चा की जाएगी तो इसको आप झारखंड से जोड़कर देखिए, और ये उराव जनजाति से जुड़ी हुई है, क्योंकि सवाल इसी तरीके से बनेंगे, भाषाओं को जनजातियों से जोड़कर पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, अगली जो भाषा है या बोली है उसका नाम है मुंडारी, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि मुंडा लोगों द्वारा बोली जाती है और मुंडा भाषा परिवार की एक भाषा है। इसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, जो कि ये शब्द आप शुरू से ही देख रहे हैं। यानी झारखंड में जो भी बोलियां इत्यादि बोली जा रही हैं उनका संबंध भारोपीय से नहीं है बल्कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। उसमें मुंडा भाषा परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूजीसी नेट या अन्य परीक्षाओं में पुराने क्वेश्चंस को देखे होंगे तो ये सवाल पूछा जाता है कि मुंडा परिवार का संबंध किस राज्य से है या फिर किस भाषा परिवार से ये जुड़ी हुई है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मुंडारी जो बोली है मुख्य रूप से भारत के पूर्वी हिस्से में बांग्लादेश, नेपाल और मुंडा आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। मुंडारी बानी एक स्क्रिप्ट लिखने की मुंडारी भाषा रोहिदास सिंह नाग द्वारा आविष्कार किया गया था। तो रोहिदास सिंह नाग को आप जरूर ध्यान में रखिए कि इनका संबंध मुंडारी बोली से और भाषा से, ठीक है। तो ये मोटी जानकारी थी। आगे बात करते हैं नागपुरी। अब ध्यान में रखना है कि ये जो नागपुरी बोली दी गई है ये नागपुर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपने छोटा नागपुर, पठार नाम सुना होगा, उसी के आसपास की ये बोली है। आमतौर पर कंफ्यूजन सा हो जाता है कि नागपुरी जब कहा जा रहा है तो ये कहीं नागपुर से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिल्कुल इस भ्रम से बाहर निकलना है। नागपुरी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बोली जाने वाली हिंद आर्य भाषा है। इसी को कई बार इंडो आर्य भाषा भी कह दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसे भोजपुरी की उपभाषा भी माना जाता है। ये जो नागपुरी है इसको भोजपुरी जो आमतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की बोली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नागपुरी का संबंध भोजपुरी से जोड़ा गया है। तो दोनों का नाम तो सेम ही सेम लग रहा है, एक में केवल नाग लगा है, एक में भोज लगा है, बाकी पूरी इसमें कॉमन है। क्यों इसको नागपुरी कहा गया? नाग जाति या नागवंश के शासन स्थापित होने पर इसकी राजभाषा नागपुरी यानी छोटा नागपुर सर्वमान्य हुई थी, इसीलिए इसको नागपुरी कहा गया। वो नागपुर नहीं जो महाराष्ट्र में, ये झारखंड वाला नागपुर है। यह सदानों की मातृभाषा है। नागपुरी जो है वो सदानों जनजाति जो भी है उसकी मातृभाषा के तौर पर इसको जाना जाता है। नागपुरी को सदान के अतिरिक्त मुंडा, खड़िया, उरांव आदि की यह संपर्क भाषा यानी सर्वसाधारण की बोली हो गई है नागपुरी। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जिसमें सदानी, सादरी, गंवारी भी इसके नाम प्रचलित रहे। तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इनको बिल्कुल ध्यान में आप रख सकते हैं। अगली जो बोली है उसका नाम है संताली, जिसको कि मैं आपको संथाली भी बता रहा था कि इसको इस शब्द में भी ध्यान में रख सकते हैं। संताली का संबंध मुंडा परिवार की भाषा से, और ये बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा, बंगाल। संथाल जनजाति द्वारा ये बोली जाती है।
इसका भी संबंध ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से है, जो कि मुंडा शाखा की एक भाषा है। जो हो, मुंडारी, भूमिज इत्यादि इसी से संबंधित है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में लगभग 76 लाख लोग ये भाषा बोलते हैं। इसकी अपनी लिपि भी है, जिसका नाम है ओल्ड चिकी। ओल्ड चिकी लिपि में संथाली लिखी जाती है, और कभी कभी इसको रोमन लिपि में भी लिखा जाता है। तो रोमन लिपि वर्तमान समय में बदलते हुए समय में हर भाषा को लोग लिख दे रहे हैं और व्यक्ति समझ भी जा रहा है। लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से कहा जाए तो संथाली जो बोली है वो ओल्ड चिकी लिपि में लिखी जाती है। भारत के उत्तर झारखंड के कुछ हिस्सों में संथाली लिखने के लिए ओल्ड चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। तो जब भी हम झारखंड की भाषाओं और बोलियों का अध्ययन करेंगे तो उसमें मुंडा भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का जिक्र बार बार होता रहेगा। तो उम्मीद है कि हमने उन्हीं बोलियों को इस लेक्चर में शामिल किया जो कि विशुद्ध तौर पर झारखंड में बोली जाती हैं, और हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और झारखंड में बोली जाने वाली जो भी भाषाएं और बोलियां हैं वो आपको समझ में आ गई। बार बार भाषा और बोली इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि कई बोलियों के मिलने से एक भाषा निर्मित होती है, और कई बार क्योंकि ये दोनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना है। ठीक है, तो मूल रूप से तो इसको बोली ही कहा जाएगा, लेकिन जो शीर्षक दिया गया था कि झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय, तो उसमें कुछ बोलियां हैं जिनका कि क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जो कि भाषा बनने लायक है, और कुछ बोलियां जो कि सीमित है, जो कि बोली के तौर पर ही देखी जा सकती है। तो मेन बात यह थी कि आप संथाली भाषा बोली से परिचित हो गए होंगे, नागपुरी से, मुंडारी से, कुड़ुख। कुड़ुख के बारे में मैंने बताया कि इसमें उच्च शिक्षा भी प्राप्त लोग कर रहे हैं। इसके बाद है कुड़माली, ठीक है, खोरठा, खड़िया, इसके बाद हमने बताया हो, और आखिर में भूमिज। ये सारी बोलियां थी जो कि झारखंड में बोली जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी इससे परिचित हो गए होंगे, और जब भी आप इस लेक्चर को देखकर रात में सोने जाएंगे तो एक बार आप रिवीजन करेंगे, पूरी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।